नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। सबसे पहले एक बड़ी शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं खबर के साथ में गरियाबंद से। ये बड़ी खबर है, एक और हाथी की मौत के बाद फिर वही सवाल है। ओड़ क्षेत्र में हाथी के बच्चे की मौत हो गई। 6 से 8 महीने का ये बच्चा बताया गया, हाथी का बच्चा। बाघ ने हाथी के बच्चे की जान ली, ये वन विभाग का कहना है। हाथी के बच्चे को पोस्टमार्टम के बाद दफनाया गया। 8 महीने पहले भी हाथी के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई थी और काफी इसकी चर्चा हुई। 1 महीने पहले करंट से एक हाथी की मौत हुई थी। और फारूक मेमन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी फारूक जी, बताएं क्या हुआ है। हाथियों का मौत का सिलसिला लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है, रोकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थितियां ये हो गई है कि बीते 1 साल में 3 हाथियों की मौत हो गई है। लगभग 15 से 20 दिन पहले एक बिजली के करंट से मौत हो गई थी एक हाथी की। वहीं लगभग 8 माह पूर्व एक हाथी का आमामोरा मोड़ में मौत हो गई थी। और आज सुबह 10 बजे एक और हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। इस तरह कहा जा सकता है कि हाथियों को देखने वाला कोई नहीं है। वन विभाग हालांकि इस सब पे लगा हुआ है, लेकिन हाथियों की मौत लगातार हो रहा है। और यह प्रमुख वन्य जीव के रूप में जाना जाता है, शेड्यूल वन के प्राणी के रूप में गिना जाता है। इसके बाद इसकी मौत होना अपने आप में ही आश्चर्य है। ऐसा लगता है प्रदेश सरकार समुचित रूप से हाथियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। लगातार मौत का सिलसिला जारी है। सभी लोग इस मुद्दे को लेकर परेशान है। वन्य प्रेमी इससे ज्यादा दुखी हैं। इस अवसर पर यह भी मैं कहना और ज्यादा जरूरी समझता हूं, आज इस घटना की सूचना मिलने के बाद में दोपहर रायपुर से प्रधान वन संरक्षक नरसिंह राव और पीसीसी अनुराग श्रीवास्तव घटनास्थल पर गए थे। साथ में गरियाबंद के भी अधिकारी थे, पीयूष जैन जी गए थे, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के नहीं गए थे। यह क्षेत्र आमामोरा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर कुछ घटना हो जाती है तो बड़ी बात हो जाती है ऐसे वक्त पे, क्योंकि पुलिस को भी इसकी जाने की कोई सूचनाएं वहां घटनास्थल तक नहीं थी। मैं आपको यहां बता देना और जरूरी समझता हूं कि लगभग 1-1.5 साल पहले इसी स्थान पर नक्सलियों ने 2 जवानों की बम से 2 जवानों को घायल करके मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए काफी संवेदनशील क्षेत्र है और आज इन अधिकारियों को बगैर बताए वहां पहुंचना भी काफी गंभीर है। और इस हाथी की मौत के बाद में वन्य प्रेमी काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने वन विभाग की आलोचना की है। चलिए, तो सवाल कई हैं और इस मामले में फिर से एक बार सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठा है जो काफी गंभीर है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का क्रम लगातार दिख रहा है। ताजा मामला कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल का, जहां केंदई रेंज में गांव लमना में एक शावक हाथी की मौत हो गई। उसका शव शनिवार को सुबह केंदई रेंज के लमना गांव में बने तालाब किनारे मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। हालांकि हाथी की मौत का कारण अब तक अज्ञात है, स्पष्ट नहीं है। केंदई वन परिक्षेत्र में 10 माह के दौरान ये दूसरा मामला है जब हाथी की मौत हुई। कुछ महीने पहले केंदई वन परिक्षेत्र के गांव कुल्हरिया में मादा हथिनी की दलदल में फंसकर मौत हो गई थी। ताज़ा मामले में वन अमले ने आशंका जताई कि शावक हाथी पानी की तलाश में बस्ती के पास आया होगा। इसके अलावा और भी हाथियों के साथ इस तरह का हादसा होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल हाथी के शव को पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया है। जो अभी प्राथमिक जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार ये पाया गया है कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। दल पूरा मूव करता है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, तो इस कारण से यदाकदा इस तरीके की घटनाएं होती हैं और ये कोई मतलब अप्रत्याशित हम नहीं कह सकते इसको। मरवाही उपचुनाव की जंग में जोगी की पार्टी को बड़ा झटका लगा। उनके दोनों संभावित प्रत्याशियों अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया। दोनों के नामांकन रद्द होने की वजह उनकी जाति के प्रमाण पत्र का विवाद था। राज्य स्तरीय छानबीन समिति की ओर से इसे निरस्त कर दिया गया। कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें से 6 के नामांकन निरस्त होने के बाद अब कुल 13 नामांकन वैध हैं। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद ये तय हो जाएगा कि मैदान में कुल कितने प्रत्याशी हैं। मरवाही उपचुनाव की सुबुगाहट शुरू होते ही अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी की जाति का मुद्दा उछलने लगा था। आखिरकार राज्य स्तरीय छानबीन समिति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद पहले अमित जोगी और फिर उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया, क्योंकि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और अमित जोगी के पास यहां से चुनाव लड़ने के लिए जाति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इसके साथ ही 4 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज हो गए। इस फैसले के बाद अमित जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा
इसका फैसला कोर कमेटी करेगी। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जोगी परिवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायक और सांसद बनाया, मगर उन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और प्रेम साय सिंह टेकाम ने भी किसी तरह की साजिश के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी का नामांकन निरस्त नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस परिवार ने कभी कुछ नहीं दिया। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया, अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रस्तुत किए गए, उनमें जो छानबीन समिति ने जो पाया कि ये उस कंवर जाति के नहीं हैं और इस कारण से उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। मरवाही उपचुनाव की जंग से जोगी परिवार अब पूरी तरह बाहर हो चुका है। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहां जोगी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं होगा। शरद अग्रवाल, IBC 24, मरवाही। इधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, पुलिस बढ़िया काम कर रही है। अधिकारियों को किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अपराध पर लगाम कसने के लिए कहा गया है। प्रदेश में नक्सल समस्या पर गृह मंत्री का यह कहना है कि नक्सली इलाकों के लिए विश्वास, विकास, सुरक्षा, इसे लेकर सरकार काम कर रही है। दशकों बाद शहरी नक्सल नेटवर्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। नक्सल घटनाओं में 47% की कमी आई है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा, कहा कि 15 साल में नक्सल उन्मूलन के लिए पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार चाहती तो आज पूरे प्रदेश में शांति होती। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के दावों को झूठा बताया। के साथ निरीह आदिवासी मारे जाए ये नहीं है। नक्सली उन्मूलन भी करना है, पर हम अपने आदिवासियों को बचाना भी है, विकास वहाँ पहुँचाना भी, तीनों चीज़ है। तो इस दरमियान आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली मारे भी गए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर भी किए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार भी हुए। एक तरफ जब नक्सलवाद चरम पर था तब भी इतनी हत्याएं सिविलियंस की नहीं होती थी, नागरिकों की नहीं होती थी, पुलिस वालों की नहीं होती थी। पिछले 6 महीनों में जितनी हत्याएं आम नागरिकों की हुई हैं, पुलिस वालों की हुई हैं, तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? और अब बात करेंगे IBC 24 की नशे के खिलाफ जारी मुहिम के। लॉकडाउन के कायदों को ताक पर रखते हुए रायपुर के क्वींस क्लब में जो नशे वाली पार्टी हुई, उसको लेकर हाउसिंग बोर्ड अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। बोर्ड ने क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और इसके लिए बाकायदा लॉयर से सलाह मांगी गई। बोर्ड इस बात को लेकर काफी नाराज है कि क्लब के नाम पर नशे की पार्टी से इसका नाम कैसे जुड़ रहा है। रायपुर के क्वींस क्लब में 27 सितंबर की रात को जो कुछ हुआ वो न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल था, बल्कि क्लब का स्वामित्व रखने वाले हाउसिंग बोर्ड पर भी एक बदनुमा दाग लग गया। लिहाजा हाउसिंग बोर्ड के अफसर अब क्वींस क्लब के संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने अपने वकील से सलाह मांगी है कि संचालक बत्रा के खिलाफ क्या पुलिस में FIR कराई जा सकती है। जानकार बता रहे हैं कि बोर्ड बत्रा की ओर से जैन और सिंघानिया परिवार के बीच हुए सौदों की कॉपी का बारीकी से अध्ययन कर रही है, जिसमें बोर्ड के साथ हुए करार का उल्लंघन किया गया है।
हमने अपने लीगल वकील जो है इम्पेलेंट में है जो, उससे हमने सलाह मांगी है कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं आगे, तो उन्होंने बताएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। और वो जो नोटिस दिए थे हम लोगों ने 7 दिन का, उस पर क्या उसका अभी तक 7 दिन जवाब नहीं आया है। उसके जवाब आने के बाद में, उसका जवाब पढ़ने के बाद में और लीगल क्या क्या कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है, उसके बाद इसके विषय पर बात करेंगे। जानकारों के मुताबिक क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने नए संचालकों के साथ जो 9 करोड़ 11 लाख रुपए की डील की है, वो बोर्ड के साथ हुए करार का उल्लंघन है। ये सौदा अमानत में खयानात या फिर धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। अब इंतजार सिर्फ बत्रा की ओर से मिलने वाले जवाब का है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की दिशा तय होगी। पार्टी का कनेक्शन ड्रग्स या नशे के कारोबार से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि क्वींस क्लब का मैनेजर रह चुका संभव पारख ड्रग्स कंज्यूमिंग और डीलिंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही 27 सितंबर की पार्टी में शामिल हुए कई लोगों के नाम विकास बंछोर के व्हाट्सएप चैट में शामिल हैं, जिससे उसने ड्रग्स बेचा था। लिहाजा ये पूरी पार्टी या फिर क्लब में होने वाली पार्टी कहीं न कहीं ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ती दिखाई दे रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और क्वींस क्लब के मामले पर शिकंजा कसने के लिए अब बाकायदा तैयारी की जा रही है, सलाह ली जा रही है। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अब क्वींस क्लब के मामले में लगता है कि बोर्ड भी सख्ती से कदम बढ़ाएगा, कुछ सलाहें ली गई, अपडेट दें पूरा। देखिए, बोर्ड की बहुत बदनामी हो चुकी है पुनीत इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि क्वींस क्लब एक सरकारी संपत्ति है और सरकार के नियमों का इतना बड़ा उल्लंघन, और उसके बाद जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, खास करके इसके साथ जो ड्रग्स का एंगल जुड़ रहा है, उसको लेकर के बोर्ड के अधिकारी बेहद खफा है। उन्हें ये लग रहा है कि प्राइम लोकेशन पे उनकी इतनी अच्छी संपत्ति और इतने बुरे विवादों में उसका फंसना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसको लेकर के जो हमारी बातचीत हो रही है लगातार करीब 20 दिनों से, जो मैं उन सभी अधिकारियों के संपर्क में हूँ, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए कि अब जाकर के 2 मामले इसमें बन रहे हैं पुनीत। एक तो ये है कि जो उसने 4 सालों का भुगतान नहीं किया, जो आर्थिक क्षति पहुंचाई बोर्ड को, उसकी पेनाल्टी के साथ वसूलना, तो वो भी नोटिस जारी कर चुका है बोर्ड हरबख्श सिंह बत्रा को। और दूसरा मामला ये है कि इसमें FIR दर्ज कराने की तैयारी की जानी, क्योंकि बोर्ड ने संचालन का जिम्मा सिर्फ सौंपा था, लेकिन संचालक हरबख्श बत्रा ने इसका सौदा कर लिया। सौदा की वो भी डॉक्यूमेंट्स बना करके, MOU बना करके 9 करोड़ 11 लाख में सौदा करना, ये खुला उल्लंघन है। और ये ऐसे ही है कि हम एक संपत्ति की देखरेख का जिम्मा आपको सौंपते हैं, लेकिन आपने उसे किसी और के हाथ में बेच दिया, तो ये अमानत में खयानत या फिर 420 का मामला बनता है। और इसी पॉइंट्स पे सलाह लेने के लिए उन्होंने अपने लॉयर इम्पैनलमेंट को पत्र लिखा है, और जैसे ही वहाँ से सलाह आती है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो हरबख्श बत्रा है वो सेकेंड नोटिस का जवाब किस रूप में देता है। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो जवाब मांगा था पहले नोटिस 10 दिन के बाद, उसमें बत्रा ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, उल्टे उसने 1.25 महीने वक्त और मांगा, जिसको साफ तौर पे बोर्ड ने ठुकरा दिया और कहा कि हमें आपकी ये दलील मंजूर नहीं है। आप 7 दिन के भीतर उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए कि क्या आपने इसे दूसरे को सबलीज किया है, क्या आपने इसे सौदा पे दिया है। और इसका जवाब जैसे ही आता है, जिस फॉर्म में आता है, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई तय हो जाएगी। लेकिन यकीन मानिए पुनीत की इसमें एक बड़ी कार्रवाई होनी निश्चित हो रही है, क्योंकि बहुत पुख्ता सबूत हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास है और बड़े कड़े संकेत मिल भी रहे हैं हमें कि इस बार कार्रवाई होगी और बहुत हद तक संभव है कि बत्रा के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जी चलिए देखते हैं कि क्या और किस वक्त ये कार्रवाई होती है, क्योंकि सबकी नजरें इस कार्रवाई के ऊपर टिकी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। IBC 24 लगातार नशे और सट्टे के काले कारोबार के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जो रंग ला रही है। पुलिस ने नशे के सौदागरों के साथ साथ क्रिकेट सट्टे के बड़े खिलाड़ियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी। एक्शन मोड में आई पुलिस ने प्रदेश के क्रिकेट सट्टे से जुड़े एक बड़े खाईवाल चितरंजन प्रसाद नेगी और बाबा नेगी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 1 लैपटॉप, 5 नग मोबाइल और करोड़ों रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब ये जब्त किया है। बताया गया कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को गुमराह करने बाबा नेगी ने अपने नाम पर 2 मोबाइल नंबर मुंबई में एक्टिवेट कर बंद करवाए, साथ ही 2 मोबाइल नंबर कोंडा गांव में अपनी गुर्गों से चलवाए। खुद रायपुर में रहकर IPL का सट्टा खिलवाता रहा,
लेकिन पुलिस आखिरकार नेगी तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक जब्त लैपटॉप में शहर के कई सफेदपोश लोगों के नाम हैं जो सट्टा कारोबार से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी उन नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन जल्दी पूछताछ के लिए उनको बुलाने की तैयारी। स्थित मकान से क्रिकेट सट्टा, मोबाइल, 7 मोबाइल, लैपटॉप, एक टैब जिसमें यह मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था, इसके अलावा 5300 रुपये नकद जब्त हुए हैं। इसके पास एक पेन ड्राइव भी जब्त हुआ है जिसमें विशेष तरह का सॉफ्टवेयर है। इसके खिलाफ अभी 4 गज एक्ट कार्रवाई की गई है। IBC 24 की उड़ता रायपुर मुहिम का दुर्ग में भी असर देखा गया। रायपुर में रोज नए खुलासों के साथ साथ दुर्ग पुलिस भी लगातार नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की कवायद में जुटी है। दुर्ग CSP ने मोहन नगर थाना पुलिस ने उनकी अगुवाई में देर रात को धमदा मार्ग के ऊपर स्थित गोल्डन सोशल क्लब पर दबिश दी। इस दौरान युवक युवतियां हुक्का पीते पाए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुक्के का नशा कर रहे सभी लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन बालिग होने की वजह से सभी को समझाइश देकर छोड़ा गया। क्लब संचालकों को गिरफ्तार किया है। क्लब में देर रात 2 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही। गोल्डन बार में इतना पुख्ता सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक हुक्का का अवैध रूप से पिलाया जा रहा है लोगों को बैठा के, जिस पर से कार्रवाई की गई और उनके पास से 15 नग हुक्का और अलग अलग फ्लेवर्स के 7-8 नग जो उसके मसाला रहते हैं उसको जब्त कर उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रायपुर में अग्रवाल सभा ने अग्रसेन जयंती के अवसर पर पूजा आरती कार्यक्रम आयोजित किया। आज अग्रसेन जयंती का पर्व सेवा पर्व के तौर पर मनाया गया। कोरोना के चलते रायपुर को 18 भागों में बांटकर अलग अलग जगह पर महाराजा अग्रसेन की पूजा की गई, ताकि पूजा अर्चना के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो। मुख्य पूजा जवाहर नगर स्थित अग्रसेन भवन में हुई, जहां पर समाज के सभी लोग आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्वलन हुआ। फिर महाराजा अग्रसेन की आरती संपन्न हुई। अग्रसेन जयंती के अवसर पर आरती कार्यक्रम के अलावा रंगोली और दीपोत्सव का कार्यक्रम भी रखा गया। साल श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रूप में यहाँ पर हम लोग आयोजित करते आए हैं और हमारा ये मानना है कि भगवान अग्रसेन जी जो ये महामारी है इसमें भी हम सबकी रक्षा करेंगे। अग्रवाल सभा द्वारा आज अग्रसेन जयंती की पूजा आरती कर अग्रसेन जयंती मनाई गई है और रायपुर को 18 भागों में बांटकर आज 18 जगह पूजा की गई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सभी जगह अग्रबंधु अपने अपने मोहल्ले में शामिल होकर अग्रसेन जयंती का पर्व मना रहे हैं। आज भगवान अग्रसेन जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम अग्रसेन भवन में संपन्न हुआ है। चूँकि कोरोना का जो प्रकोप है अब तक थमा नहीं है, इसलिए अग्रवाल समाज सेवा के रूप में इस अग्रसेन जयंती को मना रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।